बस हो रहा है। नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आज के इस प्यारे से सेशन में टेंस और सेंटेंसेस और बेसिक स्ट्रक्चर सीखेंगे। जिस तरीके से हमने पिछले क्लास में टेंसेस को सीखा, 3 टेंसेस बनाने सीखे थे और लगभग 1 घंटे से ज़्यादा का हमारा सेशन रहा है। उस सेशन में हमें उम्मीद है कि आप सबने अच्छे से सीखा होगा। ये जो सेशन है, बेसिकली इसमें हम सेंटेंस आपको सिखाएँगे और उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो जितने सेंटेंसेस होते हैं उन सब के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है। उस कॉमन स्ट्रक्चर को समझाएँगे बहुत अच्छे से। आप जब एक बार इस चीज़ को समझ लेंगे तो जो सेंटेंसेस हम बनाना शुरू करेंगे अपनी सीरीज़ में 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वो बहुत अच्छे से आप समझ पाएँगे और उनको बना भी पाएँगे। बहुत अच्छा वे है। तो मैं आपकी कमेंट्स जो है पढ़ूँगा और अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो उनका भी आंसर करूँगा आज के सेशन में, ठीक है? इसलिए मैं लाइव रहूँगा आपके साथ में जुड़ा हुआ, ठीक है? तो मैं पहले देख लेता हूँ, अगर आप लोग जुड़ गए हैं तो अपना-अपना नाम लिख दीजिएगा, ठीक है? नाम लिखना मत भूलिएगा। आप लोग जब तक अपना नाम नहीं लिखेंगे तब तक कैसे कंफर्म होगा कि कौन-कौन मेरे साथ जुड़ा हुआ है? तो प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखिए पहले, ठीक है? क्योंकि बहुत ही ज़रूरी क्लास है। इस क्लास में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला भी है। पिछली बार मैंने आप लोग के नाम जो है रीडिंग नहीं किए थे, आज पहले नाम लिख दीजिए, मैं थोड़ी देर वेट कर लेता हूँ, ठीक है? और हमारी एक लाइन है, जो आज की हेडलाइन है, इस आज की हेडलाइन से हम शुरू करेंगे। आज की जो हमारी एक हेडलाइन है, इस हेडलाइन से हम शुरू करेंगे और बहुत ही अच्छी हेडलाइन है। इस हेडलाइन से हम शुरू करेंगे, ठीक है? तो पहले मैं देख लेता हूँ कौन-कौन मेरे साथ जुड़ा है, अपना नाम लिख दीजिए। बहुत ही अच्छा सेशन होने वाला है, आपको टेंसेस बहुत अच्छे से सीख में आ जाएँगे, बहुत अच्छे से आप लोग सीख जाएँगे। और मैं आपको एक विशेष बात बता दूँ, अगर आप कॉम्पिटिशन लेवल के स्टूडेंट हैं, तब भी आपको ये पूरा जो है, देखिए मैं आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर आज टेंसेस का कवर करने वाला हूँ, ठीक है? विद डेफिनिशन आपको कवर करूँगा, पूरा सिलेबस आपको बताने वाला हूँ और सब कुछ आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ, ठीक है? और बेसिकली हम एक कोटेशन से शुरू करेंगे, एक लाइन से शुरू करेंगे, जो आपको डेफिनिटली एक मोटिवेशन देगी यहाँ पर, ठीक है? तो चलिए, जो भी अपना नाम लिख दीजिएगा कमेंट में, जो लाइव सेशन के बाद देखेंगे, वो ज़रूर इसको कंप्लीट देखिएगा। जिसने अभी तक टेंस कैसे बनाते हैं ये सेशन नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। आज हम जो सेशन शुरू करने वाले हैं, इस सेशन में हम सेंटेंसेस को डीपली सीखेंगे, ठीक है? सेंटेंसेस को जो हम सीखेंगे, उसे मैं आपको बनाना सिखाऊँगा, ठीक है? चलिए, पहले हम अपना कोटेशन का जो लाइन है, वो आपको थोड़ा-सा पढ़ के दिखा देते हैं। इससे थोड़ा आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, इससे थोड़ा आपको सीख भी मिलेगी और ये अपनी लाइफ में आपको कुछ आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन भी करेगा। ये कुछ लाइनें हैं, आसान नहीं है मंजिल, आसान नहीं है मंजिल, काँटे बिछे हुए हैं। आसान नहीं है मंजिल, काँटे बिछे हुए हैं, जलते हैं हमसे जो, वो पीछे पड़े हुए हैं। जलते हैं हमसे जो, वो पीछे पड़े हुए हैं, संघर्ष की इस दौड़ में हम बेले खड़े हुए हैं। संघर्ष की इस दौड़ में हम बेले खड़े हुए हैं, धीरे-धीरे अपनी मंजिल पे बढ़ते हुए हैं। धीरे-धीरे अपनी मंजिल पे बढ़ते हुए हैं और जो सबसे बेहतर लाइन है वो है, जो जलते रहे हैं हमसे, वो दिखते रोते हुए हैं। जो जलते रहे हैं हमसे, वो दिखते रोते हुए हैं। आपकी जो मंजिल है, उस मंजिल के लिए प्रोग्रेस आपकी चल रही होगी और प्रोग्रेस आगे अच्छा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके लिए हम बहुत-बहुत आपके आभारी भी हैं। चलिए, हमारा जो सेशन है, इस सेशन में हम क्या शुरू करने वाले हैं आज? सेंटेंसेस। देखिए, सेंटेंसेस अगर आप समझेंगे तो सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं? 12 टाइप्स के होते हैं। 12 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। इसमें शायद कुछ इश्यू है, ठीक है? अ, ओके, ठीक है। कितने प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं? 12 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम अभी सेंटेंसेस आपको नहीं सिखाने वाले हैं, ठीक है? यहाँ पर हम आपको सिर्फ सेंटेंस क्या होता है, ये बताएँगे। सेंटेंस क्या होता है, ये बताएँगे और सेंटेंस का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो 12 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में वर्क करेगा, उसको भी हम आपको डीपली समझाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहली बात हम स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। कॉपी पेन लेके बैठिएगा। सेंटेंसेस क्या होते हैं? बेसिकली ये जो आपके समक्ष लिखी है, वो 2 डेफिनिशन है इसकी। क्या है? ये 2 जो है वो इसकी
डेफिनेशन है। क्या है इसकी? डेफिनेशन है। इन डेफिनेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर आपने डेफिनेशन समझ ली तो आपको 10 समझ में आएगा। डेफिनेशन क्या है? अ ग्रुप, सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। मतलब जो सेंटेंसेस होते हैं वो एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है। किसका समूह होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों को जोड़ा गया होता है, दोनों को एडजस्ट किया गया होता है। दैट एक्सप्रेस, जो कि बताते हैं अ स्टेटमेंट, कि उसका जो बयान है, उसकी जो बात है वो क्या है। और क्वेश्चन, यदि उसने कोई क्वेश्चन किया है तो वो क्वेश्चन क्या है, या उसके इमोशंस या उसकी स्ट्रेस जो भी है, वो सब कुछ क्या बताते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब को मिलाकर के सेंटेंस बनता है। वो सेंटेंस बताता है कि उसमें या तो कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा और या फिर कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। ये चीज इसमें बताई जाती है सेंटेंस में, वही सेंटेंस होते हैं। या फिर शॉर्ट में एक अच्छी सी और शॉर्ट और बढ़िया परिभाषा इसकी एक और भी है, वो है, सिंपल परिभाषा है, और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। मतलब सेंटेंस क्या है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का वो ग्रुप है जो अपने आप में कंप्लीट सेंस बताता है। मतलब जो सेंटेंस का भाव है, जिस वाक्य में भाव क्लियर किया गया हो, जिस वाक्य में उद्देश्य क्लियर किया गया हो, जिस वाक्य में स्पष्ट रूप से बताया गया हो, वही क्या होता है? वही आपका क्या होता है? सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस को दो तरीके से आपने समझ लिया, मैं यहाँ पे थोड़ा और समझा देता हूँ। सेंटेंस को कितने तरीके से आपने समझ लिया? सेंटेंस, ठीक है, ये है सेंटेंस। ठीक, इस सेंटेंस को दो डेफिनेशन में समझ लिया। नंबर एक, सेंटेंस क्या है आपके लिए? सेंटेंस एक ग्रुप है। क्या है? एक ग्रुप है। और ग्रुप किसका है? ग्रुप है वर्ड्स का। किसका ग्रुप है? वर्ड्स का ग्रुप है। और वो वर्ड्स क्या करते हैं? वो कंप्लीट सेंस बताते हैं। क्या बताते हैं? कंप्लीट सेंस। क्या क्लियर करते हैं? सेंस। सेंस बोले तो जो सेंटेंस है उसका कंप्लीट उत्तर क्लियर करते हैं कि वास्तव में इसमें आपको क्या बताया गया है। कुछ ना कुछ उस सेंटेंस का उद्देश्य जरूर होगा, कुछ ना कुछ उसमें बताया जरूर गया होगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पर क्लियर करते हैं वो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। वह आम, देखो शब्द तो इसमें भी है। वह एक शब्द हो गया, आम दूसरा शब्द हो गया, लेकिन ये एक प्रकार का सेंटेंस नहीं है। क्यों सेंटेंस नहीं है? क्योंकि इसमें अभी भी वह आम कुछ तो है जो कि अभी क्लियर नहीं है। ये ग्रुप तो है, शब्दों का एक ग्रुप बन गया है, दो शब्दों का ग्रुप बन गया, ठीक, दो वर्ड्स वर्ड्स का ग्रुप बन गया है, लेकिन कंप्लीट सेंस अभी भी ये नहीं बता रहा है। कंप्लीट सेंस अभी भी ये नहीं बता रहा है। तो क्या बताएगा? वह आम खाता है। खाता है। अब इसका एक उद्देश्य क्लियर हो गया, सेंस इसका, भाव इसका क्लियर हो गया। क्या क्लियर हो गया? कि वह आम खाता है, यानी कि वो कुछ
चालू है, चलिए। ठीक है। सॉरी साथियों, बाई चांस माइक की जो वॉइस है वो चली गई थी, मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूँ। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होते हैं वो 12 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है। उसमें 4 प्रेजेंट के होते हैं, ठीक है, और 4 ही पास्ट के होते हैं और 4 ही फ्यूचर के। प्रेजेंट के 4 होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर होता है PRESENT प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक, फिर होता है प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये 4 टेंस हो गए किसके? प्रेजेंट के। ऐसे ही पास्ट के 4 टेंस होते हैं, किसके? पास्ट, ठीक है। पास्ट के 4 सेंटेंस होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सॉरी, चौथा, ठीक है। देखिए, कॉपी लेके बैठिए और इसको लिखना मत भूलिएगा। जब लिखेंगे आप तभी आपको क्लियर समझ में आएगा, क्लियर एंड कट, ठीक है। चलिए, तो पास्ट के 4 होते हैं, कौन से होते हैं सेंटेंस? पहला होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फिर होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, फिर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक, फिर होता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गए आपके 8 प्रकार के, ठीक। इसके बाद 4 ही फ्यूचर के होते हैं। 4 ही किसके होते हैं? फ्यूचर के 4 होते हैं। फ्यूचर के 4 मैं यहां पर आपको लिख देता हूं। ये हो गए आपके फ्यूचर के 4। नंबर 1, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। दूसरा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ठीक, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, NUOUS, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसके बाद होता है तीसरा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और चौथा जो होता है लास्ट, वो होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। ये हो गए आपके 12 प्रकार के टेंसेस, सेंटेंसेस। ये 12 प्रकार के सेंटेंस अगर डीपली हम समझ लेते हैं तो इसमें पहली बात तो ये है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंडेफिनिट, चाहे वो पास्ट का हो, फ्यूचर का हो या प्रेजेंट का हो। बाकी सारे सेंटेंस इंपॉर्टेंट ही होते हैं। स्टोरी अगर आपको बनानी होगी तो कंप्लीटली समझने होंगे। मैं इन 12 सेंटेंसेस का एक, देखिए, 4 प्रेजेंट के, 4 फ्यूचर के और 4 ही पास्ट के, इन सभी को मिलाकर के आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है। कितना? एक फॉर्मूला। अगर आपने ये एक फॉर्मूला डीप समझ लिया, बहुत अच्छे से अगर समझ लिया इस फॉर्मूले को, तो डेफिनेटली आपको ये 12 टेंसेस सेंटेंसेस अच्छे से बनाने आएंगे। क्योंकि 12 सेंटेंसेस को हम 12 क्लासेस में लेंगे और अलग अलग आपको एक एक सेंटेंस को लाइव क्लास में समझाएंगे। यहाँ पर उद्देश्य आज का हमारा ये है कि सेंटेंस को समझ ले। अब ये 3 तरीके का समय हो गया, एक प्रेजेंट का समय, एक पास्ट का समय और एक फ्यूचर का समय। इन्हीं को हमें बनाना है और यही पूरा इंग्लिश का खेल है।
तो इन 12 सेंटेंसेस को बनाएंगे, लेकिन सेंटेंसेस आपको समझ में आ गए कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मैं देख लूंगा, ठीक है, बीच में। ओके, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट। ये तो हमारे टेंसेस थे। अब यहाँ पर जब भी हम सेंटेंसेस को बनाएंगे, सेंटेंसेस को बनाएंगे तो सेंटेंसेस में, इन सेंटेंस में एक वर्ब आती है, एक मेन वर्ब आती है, एक हेल्पिंग वर्ब आती है। इसका एक कॉमन फॉर्मूला है, वो कॉमन फॉर्मूला ये आपके सामने है। ये 12 सेंटेंसेस के लिए एक कॉमन फॉर्मूला, इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर। ये कॉमन फॉर्मूला है जो डेफिनेटली इसमें सिर्फ 2 या 3 चेंजिंग करनी पड़ती है। एक, जब भी हम किसी सेंटेंस को बनाएंगे तो एक तो हमें हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ सकती है और एक हमें मेन वर्ब चेंज करनी पड़ सकती है। बाकी जो जहां रखा है उसको एज इट इज हम वहीं रखेंगे। सिर्फ पूरी ग्रामर में जो 12 सेंटेंसेस हैं, उन 12 सेंटेंसेस का खेल एकमात्र है, वो है ये फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को चेंज करके कोई नेगेटिव हो जाता है, कोई इंटरोगेटिव हो जाता है, कोई अफर्मेटिव हो जाता है, कोई पॉजिटिव हो जाता है, तो इसमें ही चेंजिंग करनी पड़ती है। बट कॉमन फॉर्मूला ये है, अगर ये फॉर्मूला एक बार आप अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली आपको दोबारा प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस फॉर्मूले को समझाने से पहले मैं आपको 2 चीजें समझा देता हूं। पहले, पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और दूसरा मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। क्या समझाना है आपको पहले, कि पहला हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, फिर मेन वर्ब क्या होती है, फिर इससे फाइंड आउट भी करेंगे, हम निकालेंगे भी अलग अलग, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए। ये रही हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब की मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी दे रखी है, आपको एग्जांपल भी दे देंगे। ये है हेल्पिंग वर्ब ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और वो क्या काम करती हैं, वो क्या बताती हैं, इसके लिए एक डेफिनेशन हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको। क्या है, इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, एक वाक्य में द वर्ब विच इज यूज्ड, द वर्ब विच इज यूज्ड along with the मेन वर्ब, along with the मेन वर्ब, किसके साथ में, मेन वर्ब के साथ में। यदि एक वर्ब मेन वर्ब के साथ में किसी वाक्य में जुड़ी हुई है, या जिस वाक्य में जुड़ी हुई है, वो क्या होता है, वो हेल्पिंग वर्ब होती है। वो क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। यानी किसी सेंटेंस में यदि वर्ब जुड़ी हुई है, वो भी किसके साथ, मेन वर्ब के साथ में। कैसे, इसमें आपकी होगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, प्लस मेन वर्ब, ठीक है। ये आपकी जुड़ी हुई होंगी। अगर ये दोनों साथ में हैं, अगर ये दोनों साथ में है तो समझ लीजिए कि वो एक सेंटेंस है, ना कि टेंस, ना कि टेंस, ना कि टेंस, ना कि टेंस, यहां समझ लीजिए। मतलब अगर हेल्पिंग वर्ब आ रही है और मेन वर्ब दोनों साथ साथ आ रही है, तभी वो एक टेंस है। क्या है वो, टेंस है, ठीक है। यहां समझ में आ गया आपको, उम्मीद है तो समझ में आ गया होगा। चलिए, जब आपको ये समझ में आ गया तो थोड़ा सा इधर भी समझ में आ जाना चाहिए, या फिर दूसरी डेफिनेशन हम इसकी ले सकते हैं एक तरीके से, और इसको समझ सकते हैं, और कह करके वो क्या समझ सकते हैं, द प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि मुख्य वर्ब जो होती है वो, दैट डिनोट्स द एक्शन, बताती है किसको, नोट कराती है, आपको बताती है, समझाती है एक्शन। क्या समझाती है, एक्शन। क्या समझाती है, एक्शन डन बाय सब्जेक्ट, डन बाय द सब्जेक्ट। एक्शन जो किसने किया है, जो सब्जेक्ट ने किया है, जो किसने किया है, सब्जेक्ट ने, किसने किया है, सब्जेक्ट ने किया है। यानी कि प्रिंसिपल वर्ब क्या बताएगी, वो बताएगी कि जो कार्य है वो किसने किया, सब्जेक्ट ने किया है, कॉल्ड अ हेल्पिंग वर्ब, उसी को हम हेल्पिंग वर्ब बुलाते हैं। मतलब हेल्पिंग वर्ब कौन सी हो गई, एक्शन, जिसको हम एक्शन वर्ब बोलते हैं। देखिए जब हमने अभी एक इससे पहले सेशन किया था, उस सेशन में हमने बताया था आपको 2 तरीके की वर्ब बताई थी। एक आपको एक्शन वर्ब बताई थी, दूसरी आपको लिंकिंग वर्ब बताई थी। क्या बताई थी, लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब बताई थी। मैं यहाँ पर छोटा सा एक इस टॉपिक को दोबारा से क्लियर कर ले रहा हूँ आपके लिए, कि जो एक्शन वर्ब होती है, जो एक्शन वर्ब होती है, वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ ना कुछ आपको क्लियर करेगी कि उसका जो एक्शन है वो क्या हुआ, क्या उसने किया है। मैं यहाँ पर बता देता हूं आपको, वह आम खा
रहा है। देखिए पहले यहां समझिए, यहां पर आपको बताया था वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ब कौन सी होती है। एक्शन वर्ब वो वर्ब होती है जिनमें कोई ना कोई एक्शन होता है। मैं आपको पहले एक बार वो जो क्लास हमने कराया था उसका छोटा सा हिस्सा रिपीट कर दे रहा हूं, उसके बाद आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। एक्शन वर्ब कौन सी होती है, एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब कौन सी होती है। एक्शन वर्ब्स मैंने आपको बताया जो जो फिजिकल और मेंटल और मेंटल वर्क करती है, फिजिकल और मेंटल वर्क करती है, या फिर कह सकते हैं मूवमेंट करती है, मूवमेंट बताती है। यानी कि जो एक्शन वर्ब होती हैं वो या तो फिजिकली कोई उसमें मूवमेंट हो रहा होता है या फिर कोई मेंटल मूवमेंट हो रहा होता है, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। एक्शन वर्ब कौन सी होती है, जिसमें हम कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक्शन वर्ब शांत होंगी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ कार्य आपको दिखाई देगा। इसी के लिए हम यहाँ पर दोबारा से एक बार देख लेते हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, ये रहा। दोबारा से हम यहाँ पे देख लेते हैं डेफिनेशन। ओके, ठीक है, यहाँ पर देखिए तो एक्शन वर्ब में वह आम खा रहा है मतलब कोई ना कोई कार्य वो कर रहा है। यहाँ पर जो वर्ब वो एक्शन कर रही है, हिंदी की वर्ब है, ये किसकी वर्ब है, ये हिंदी की वर्ब है, रहा है, ठीक है। हालांकि इसको हम बनाएंगे ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग मैंगो, ही इज ईटिंग मैंगो। पहले यहां समझ लीजिएगा, यहां से पहली बात तो एक कि वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के साथ आती है। किसके साथ आती है, मेन वर्ब। तो देखो ये रही आपकी मेन वर्ब और ये आपकी हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये आपकी हो गई एमबी और ये आपकी हो गई एचबी। क्या हो गई, एचबी। अब दूसरी बात यहां पर क्या कहते हैं, एक्शन वर्ब। अब ये जो वर्ब है, ये जो वर्ब है वो कौन सी है, एक्शन वर्ब है। ईटिंग क्या है, ईटिंग कुछ ना कुछ कार्य कर रही है, मतलब खाना। अगर आप खाना खाओगे तो कुछ ना कुछ क्रिया करोगे। जहां पर बॉडी से फिजिकल क्रिया होती है वो भी एक्शन वर्ब होती है। जिन वर्ब में मेंटल कोई क्रिया होती है, ठीक है, जैसे हमने रन मानी होता है भागना, क्या होता है रन, ये क्या है, एक्शन वर्ब है। क्योंकि क्योंकि हम भागते हैं तो फिजिकली कोई क्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल सिंपल सी बात यही है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो मेन वर्ब के साथ में आती है। किसके साथ में आती है, मेन वर्ब के साथ में आती है, या फिर कोई एक्शन बताती है, या फिर कोई एक्शन बताती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्शन वर्ब हो गई और एक हेल्पिंग वर्ब हो गई। यहाँ पर ईटिंग एक्शन वर्ब हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। एमबी क्या होगी, एक्शन वर्ब। अब सिंपल सिंपल सा अर्थ में लीजिए आप, छोटे से अर्थ में समझ लीजिए आप, मैं आपको बता दूं, ठीक है, छोटे से अर्थ में, इधर आपको अर्थमेटिक, देखिए यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब हो गई एच बी, वो एमबी के साथ आएगी। किसके साथ आएगी, एमबी के साथ, ठीक है। और एमबी जो हो गई, एमबी उसको हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलेंगे, एक्शन वर्ब। जितनी भी एमबी है, रोना धोना खाना पीना उठना बैठना मारना तोड़ना पकड़ना जाना, ये सब क्या हो गई, एक्शन वर्ब के रूप में हो गई। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो हो गई वो एमबी के साथ ही आती है। एक बात ध्यान रखना, कोई भी टेंस सेंटेंस जब ही माना जाएगा। सेंटेंस कब बोलेंगे हम, सेंटेंस जब ही बोलेंगे जब एच बी प्लस एम बी दोनों आएंगे वाक्य में। अगर एच बी और एम बी दोनों वाक्य में नहीं आ रही है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, तो वो होगा टेंस। तो वो क्या होगा, तो वो हो सकता है टेंस। क्योंकि सेंटेंस जो होते हैं, सेंटेंस जो होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ही आती हैं। क्लियर हो गया। चलिए मैं आपकी क्वेरी पढ़ लेता हूँ थोड़ी सी, अगर होती है तो। हम्म, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं मेन वर्ब क्या होती है, ठीक है। मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब, ये आ गई मेन वर्ब। मेन वर्ब मैंने आपको बताई थी। मेन वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब एमबी, ठीक है, एमबी।
एमबी को हम क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ आराम से। ठीक, एमबी मेन वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब को हम बोलते हैं एक्शन वर्ब। क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। मेन वर्ब को हम क्या बोलते हैं, एक्शन वर्ब। जो क्रियाएं, जो क्रियाएं किसी प्रकार, जो क्रियाएं किसी प्रकार की हलचल करती है, हलचल। देखिए ये हलचल यहाँ बोल सकते हैं हम, कोई भी मूवमेंट करती है। क्या करती है, मूवमेंट। ठीक है, यानी कि मेन वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब एक एक्शन वर्ब होती है जिसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है, ठलुआ नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई कार्य हो रहा होता है। और वो मतलब एक करंट पोजीशन बताएंगे आपको कि कोई ना कोई कार्य चल रहा होगा, चलता है, चलेगा, लेकिन होगा कंटिन्यू। वहां पर एग्जैक्ट पोजीशन उसकी ये होगी। तो जिस भी टाइम का होगा उस टाइम का कंटिन्यू होगा वो। कोई भी मूवमेंट जिसमें हो रहा है वही मेन वर्ब होती है। अब मेन वर्ब की एक दूसरी पहचान और होती है, वो होती है जिनके अंत में ना आता है, जिनके, ठीक है, अंत में, अंत में क्या आता है, ना आता है। क्या आता है, ना। बहुत ही सिंपल है, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, जब आप इसको लिखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मेन वर्ब क्या होगी, जिनके अंत में ना आता है। जैसे आपका हो गया हिंदी में रोना, ठीक है, खाना, पीना, उठना, ठीक है, बैठना, ठीक है, जाना, ठीक है, आना। ये आपकी सब क्या हो गई, ये सब मेन वर्ब्स हो गई। कैसे हो गई, देखो जब हम रोएंगे तो शारीरिक क्रिया करेंगे। क्यों, क्योंकि हम पे जो है हमें हाथ भी चलाने पड़ेंगे, आंसू भी पोंछने पड़ेंगे, तो ये फिजिकल क्रिया हो जाएगी। अच्छा, अगर हम खाना भी खाएंगे तब भी हाथों से खाएंगे, फिजिकली कोई क्रिया करेंगे, कोई काम फिजिकली करेंगे, हम जरूर अपने शरीर को हिलाएंगे ढुलाएंगे। अगर हम कोई पानी वानी पिएंगे तब भी देखो मुंह से पिएंगे भी, हाथ से हिलाएंगे ढुलाएंगे भी। सीधी सीधी बातें, उठेंगे तब भी हमें अपने शरीर का यूज करना पड़ेगा, बैठेंगे। अब आपका हो गया सोचना, क्या हो गया, सोचना, यानी कि किसी प्रकार की थिंकिंग करना। तो थिंकिंग करना मेंटल वर्क हो गया, मतलब माइंड से उस चीज को सोचना हो गया। तो सिंपल सिंपल सी बात है, ये जो एमबी होती है वो एक्शन वर्ब होती है। क्या होती है, एक्शन वर्ब इनको बोला जाता है। ऐसी क्रियाएं जो किसी न किसी प्रकार की हलचल करती हैं या मूवमेंट करती हैं। ठीक, तो इनको हम कहते हैं एमबी। तो अब ये सेंटेंस का कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा, सेंटेंस का कॉम्बिनेशन बनेगा सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस एच बी प्लस एम बी और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर को मिलाकर ये कॉम्बिनेशन बनेगा। अगर किसी वाक्य में एम बी नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, तो वो, मैंने आपको एक बार फिर बता दे रहा हूं, सेंटेंस नहीं होगा। तो वो क्या होगा, अगर किसी वाक्य में एम बी नहीं है तो वो सेंटेंस नहीं होगा, वो क्या होगा, वो होगा एक टेंस। क्या होगा, वो एक टेंस होगा, क्योंकि सेंटेंस में एचबी के साथ एमबी चलती ही चलती है। ठीक है, एचबी के साथ एमबी चलती चलती। तो मुझे उम्मीद है कि आपको एचबी भी समझ में आ गई होगी क्या होती है, और एमबी भी समझ में आ गई होगी। पहले अब हम पहचान देख लेते हैं थोड़ी सी देर में, फिर कुछ एग्जाम्पल देखेंगे छांटने के लिए। ठीक है, चलिए। सेंटेंस, स्ट्रक्चर देख लेते हैं पहले। ये, ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आ गया हमारा स्ट्रक्चर। मैं आपको पहले स्ट्रक्चर एक एक करके बता दे रहा हूँ। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है और मेन वर्ब क्या होती है मैंने समझा दी। और किसी भी वाक्य को सेंटेंस कब बोलेंगे, किसी भी वाक्य को वाक्य जब बोलेंगे जब उसमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों साथ हैं। तो सबसे पहले नंबर पे हम ले लेते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता। क्या कहते हैं, कर्ता। बहुत ही डीप समझने वाली बात है, अब इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के आप बैठे होंगे, कॉपी पेन लेकर के बैठे हो तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से समझ भी लीजिएगा। आदित्य, आदित्य आने के लिए थैंक यू। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो अ, वाक्य में, वाक्य में किसी भी कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला क्या होता है, कार्य को करने वाला
सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। होता कोई वाक्य है, अगर उसमें कोई भी व्यक्ति है जो कोई काम कर रहा है, वही सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट होगा। इसकी दूसरी पहचान एक और होती है, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दूसरी पहचान होती है। इसमें कौन का प्रश्न करने पर, किसका प्रश्न करने पर? वाक्य में कौन का प्रश्न, कौन का प्रश्न वाक्य में, ठीक है, वाक्य में करने पर, करने पर सब्जेक्ट निकल आता है। क्या करता है? निकल आता है। कौन का प्रश्न करने पर वाक्य में क्या निकल आता है? सब्जेक्ट निकल आता है। बहुत ही डीप और अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। अगर आप किसी वाक्य में कौन का प्रश्न करेंगे, आपको वहां पर सब्जेक्ट मिल जाएगा। या तीसरी पहचान एक होती है बेसिक, जो कि लगभग 80% आपकी काम कर जाती है। 20% मैं इस चीज को कह नहीं सकता, लेकिन होती है बेसिकली वाक्य को शुरू करने वाला, वाक्य को शुरू करने वाला, वाक्य को शुरू करने वाला, शुरू करने वाला सब्जेक्ट होता है। वाक्य को शुरू करने वाला सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। देखिए, अगर कोई वाक्य को शुरू, यानी 3 पहचान हो गई सब्जेक्ट को पहचानने की। कोई भी वाक्य है, मैं यहाँ पे एक वाक्य ले देता हूं आपके लिए, मोहन खाना खाता, एक मिनट इसको ले लीजिए, मोहन मोहन किताब पढ़ता है। मोहन किताब पढ़ता है, पढ़ता है। ये हमने एक सेंटेंस ले लिया, मोहन किताब पढ़ता है। अब कैसे निकालेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है? ये जो पहचान मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये हिंदी की पहचान है। किसी भी वाक्य पे सब्जेक्ट को हिंदी में निकालने की पहचान है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं, सब्जेक्ट का मैंने बता दिया आपको, या तो वाक्य को शुरू करने वाला, यानी कि वाक्य में किसी भी कार्य को करने वाला। मोहन किताब पढ़ रहा है, तो किताब कौन, मतलब जो पढ़ने वाला है वो कौन है? मोहन है। पढ़ने वाला कौन है? मोहन, क्योंकि कोई भी कार्य को करने वाला ही सब्जेक्ट होता है, तो मोहन है। यहां से भी सब्जेक्ट निकल आया। या फिर कौन का प्रश्न कर लो, कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। कौन पढ़ता है? मोहन पढ़ता है। कौन का प्रश्न करेंगे, तो कौन का प्रश्न कैसे करेंगे हम, यहां पर आपको बता दें, जब भी हम कौन का प्रश्न करेंगे तो कौन प्लस एमबी, कौन प्लस एमबी से शुरू कर देंगे। जैसे कौन पढ़ता है, तो मोहन पढ़ता है, तब भी सब्जेक्ट मोहन ही निकल आया। अच्छा, वाक्य को शुरू करने वाला शुरू भी मोहन ही कर रहा है, तो यही आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को निकालने के लिए 3 पहचान जो हमें समझनी पड़ेंगी वो ये है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं दूसरा। सब्जेक्ट के बाद हमने आपको बताता है हेल्पिंग वर्ब। क्या बताता है? हेल्पिंग वर्ब। 2 नंबर हेल्पिंग वर्ब, एचबी जिनको शॉर्ट में बोलते हैं हम, सहायक, सहायक क्रिया। क्या बोलते हैं इनको हिंदी में? सहायक क्रिया, ठीक है। सहायक क्रिया क्या होती है, मैंने अभी आपको बता दिया। सहायक क्रिया क्या होती है, अभी आपको बताया था। इनकी पहचान क्या होती है हिंदी में? वाक्य के, वाक्य के अंत में मिलती हैं। कब मिलती है ये? अंत में होती हैं, होती हैं। अगर कोई वाक्य हिंदी का है तो आपको जो हेल्पिंग वर्ब है वो वाक्य के अंत में मिलेंगी। किस में मिलेंगी? अंत में मिलेंगी। जैसे हमने एक वाक्य लिखा था अभी, कौन? मोहन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है, तो सब्जेक्ट तो मोहन हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लास्ट में क्या आ रही है? ता है। क्या आ रही है? ता है। अब देखिए 12 टेंसेस, 12 सेंटेंसेस की अलग अलग हेल्पिंग वर्ब मैं आपको कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर ता है, क्या आ गया? ये एक एचबी आ गई। हेल्पिंग वर्ब मान लीजिए वाक्य के अंत में हमेशा ही आती है, बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं, वरना हेल्पिंग वर्ब आपको लास्ट में मिलेगी। जिन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हिंदी में होती है उनमें आपको लास्ट में ही मिलेगी। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। देखिए, अभी आपका आ गया मेन वर्ब, जिसको एमबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तीसरा आपका हो गया एमबी। एमबी इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया। हिंदी में क्या बोलते हैं? मुख्य क्रिया। क्या बोलते हैं हिंदी में? मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है? यह एचबी से
पहले आती है, यह एच बी से पहले आती है। देखो कोई हिंदी का वाक्य है, हिंदी का अगर कोई वाक्य है तो मुख्य क्रिया क्या होगी, जहां हेल्पिंग वर्ब होगी उससे पहले मुख्य क्रिया आएगी। ये एमबी है आपकी, ये क्या है, एमबी। जहां एचबी होगी उससे पहले आपको एमबी मिलेगी। या दूसरी पहचान क्या होती है, दूसरी होती है इसकी, एमबी के अंत में, एमबी के अंत में ना आता है। क्या आता है, ना आता है, आता है। एमबी की एक और पहचान क्या हो गई कि एमबी के अंत में क्या आता है, ना आता है, ना। जैसे पढ़ता मतलब पढ़ना, पढ़ता मतलब पढ़ना। और एक और पहचान बताई थी, एक्शन वर्ब होती है। क्या होती है, एक्शन करने वाली। जैसे कोई व्यक्ति अगर पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है इसका मतलब वो किसी न किसी प्रकार का एक्शन कर रहा है, मुंह से भी बोल रहा होगा, दिमाग से भी सोच रहा होगा, तो वो कुछ ना कुछ एक्शन ही कर रहा है। तो रीडिंग यहाँ पर ये पढ़ना क्या है, ये एक्शन वर्ब है। तो एक्शन भी करती है वर्ब, या फिर एमबी के अंत में ना आता है, जैसे पढ़ना हो गया, पढ़ना, उठना, बैठना, रोना, धोना, खाना पीना, जैसे मैंने अभी एमबी बताई थी कौन कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद में आपको देखो फोर्थ नंबर पे आ जाओ आप, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या, आ जाओ आप फोर्थ नंबर पे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, कर्म। ऑब्जेक्ट की सिंपल पहचान एक होती है, इसमें आपको एक प्रश्न करना पड़ता है, क्या, किस या कहां। क्या, किस या कहां का वाक्य में प्रश्न करने पर, प्रश्न, वाक्य में क्या करने पर, वाक्य में प्रश्न करने पर, प्रश्न करने पर ऑब्जेक्ट निकलता है, ऑब्जेक्ट निकलता है, निकलता है। एक बहुत ही गजब और अच्छा सा तरीका कि ये तीन शब्द हैं, क्या, किस और कहां। इन तीनों को वाक्य में यूज कर लो, आपको ऑब्जेक्ट वहीं के वहीं मालूम पड़ जाएगा। कैसे ऑब्जेक्ट मालूम पड़ेगा आपको, मैं सिंपल सा यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ऑब्जेक्ट आपको कैसे मालूम पड़ेगा, देखिए मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ थोड़ा सा ऊपर के लिए। यहाँ पर हाँ, मोहन अपनी किताब पढ़ता है, पढ़ता है। यही वाक्य, क्योंकि एक वाक्य सिंपल और सरल हो तो उसको समझाने में भी अच्छा लगता है, इसीलिए हम यहाँ पे समझा देते हैं। या फिर इसको नए पैराग्राफ पे ले लेते हैं, एक पे, ठीक। वाक्य ले लेते हैं, मोहन अपनी किताब पढ़ता है, अपनी किताब पढ़ता है। मोहन अपनी किताब पढ़ता, आपको समझ में आया, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि वाक्य को शुरू करने वाला सब्जेक्ट हो गया, कौन पढ़ता है, मोहन पढ़ता है। वाक्य के लास्ट में एच बी मिल गई, और जहां एच बी आई उससे पहले हमें एम बी मिल गई, ठीक। अब बचा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि आपको इसमें किसका प्रश्न करना है, क्या, या फिर किस, या फिर कहां। इन तीनों का प्रश्न कर लो, अगर दो तीन ऑब्जेक्ट होंगे तो वो भी बाहर निकल आएंगे। तो मैं यहाँ पे पहले क्या का प्रश्न कर लेता हूँ, पहले यहाँ पर मैं क्या का प्रश्न कर लेता हूँ, करिए। मोहन क्या पढ़ता है, अपनी किताब। क्या पढ़ता है, अपनी किताब। ये क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो निकालना बड़ा सरल हो गया, ठीक। चलिए, श्याम अपने भाई के साथ, भाई के साथ अपने स्कूल जा रहा है, जा रहा है। देखिए एक बड़ा वाक्य ले लिया हमने, और इसमें से भी हम पहचान लें। देखो अगर हमने निकाल लिया, पहचान लिया फॉर्मूला पूरा, और वाक्य से सब्जेक्ट बाहर निकाल लिया, ऑब्जेक्ट बाहर निकाल लिया, एचबी बाहर निकाल लिया, एमबी बाहर निकाल ली, तो वाक्य को बनाने में हमें नहीं लगता कि आपको कोई भी देरी लगेगी। वाक्य को आप बहुत ही सिंपल सी से बना पाएंगे जब आप निकालना सीख जाएंगे। देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट को हमने बताया ही था, कौन का प्रश्न कर लो, कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, श्याम जा रहा है, सब्जेक्ट। और वो भी कौन का प्रश्न कैसे करते हैं, प्रश्न करने के लिए मैंने आपको बताया था, कौन का जब प्रश्न आप करेंगे तो प्रश्न आप करेंगे तो पहले लगाएंगे कौन,
और प्लस वर्ब, कौन प्लस वर्ब, ठीक है। अच्छा, कौन प्लस वर्ब लगाएंगे तो मैंने बताया ना, कौन और वर्ब ये रही जा रहा, जाना, ठीक है। तो कौन जा रहा है, श्याम, सब्जेक्ट निकल आया। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब आपको पता है लास्ट में आती है, लास्ट में ये रही एच बी हो गई, इज दैट ओके। लास्ट में क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अच्छा, हमने एक और पहचान बताई थी, हेल्पिंग वर्ब से पहले एम बी आएगी, ये आपकी एम बी हो गई। जा मतलब जाना, जा मतलब जाना, ये आपकी क्या हो गई, एम बी हो गई। अब बचा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के लिए कितने प्रश्न करने हैं, किन किन का प्रश्न करना है ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए, क्या, किस या फिर कहां, क्या, किस या फिर कहां, ठीक है, इनका ही प्रश्न करना है। तो क्या का प्रश्न कर लीजिए। श्याम क्या जा रहा है, तो नहीं पता चलेगा। श्याम क्या जा रहा है तो नहीं पता चला, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं निकला। तो श्याम कहां जा रहा है, कहां का प्रश्न कर लीजिए। श्याम कहां जा रहा है, तो कहां जा रहा है, अपने स्कूल, ऑब्जेक्ट वन। कहां जा रहा है, अपने स्कूल जा रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट वन निकाल दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में, अच्छा, किसके, श्याम किसके साथ जा रहा है, ठीक, श्याम किसके साथ जा रहा है, तो अपने भाई के साथ, ये ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट टू। वाह, है ना सरल निकालना। सरल कैसे है, मैं आपको एक बात बता दूं बहुत बढ़िया सी। देखिए, अगर हमने ठान लिया है, शुरुआत में मैंने कोटेशंस दी थी कि आपके पीछे कुछ लोग होंगे, आपके पीछे कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। डेफिनेटली मैं तो यही चाहता हूं कि आप आगे बढ़े। अगर आपने छांटना सीख लिया, मैं आपको बता रहा हूं, छांटना सीख लिया, समझ लीजिए कि आपने ग्रामर को अच्छे से लीड कर लिया। जिसको ग्रामर में छांटना नहीं आया, वो ग्रामर को लीड नहीं कर पाएगा, ग्रामर को अच्छे से वो नहीं समझ पाएगा। ऐसा मेरा मानना है, और ये बिल्कुल 100% फैक्ट भी है। तो आज ही से इसको बनाना सीखिए, छांटना सीखिए। पहले हिंदी में छांटिए, बनाएंगे कैसे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 12 सेंटेंस अलग अलग कराने वाला हूं, ठीक है। तो आपको यहां समझ में आ गया, हमने छांट लिया। अब एक बात रहेगी लास्ट में, लास्ट की एक और रहेगी, वो रहेगी अदर की। किसकी रहेगी, अदर की रहेगी, अदर की रहेगी ना। ये अदर, अदर क्या होता है, ठीक। अदर में आप सीधा सीधी बात है, अदर जो होता है 5 नंबर पे, अदर, अदर को हम बोल सकते हैं बकाया, क्या बोल सकते हैं, बकाया या फिर फालतू। इसमें आप कब का प्रश्न कर दीजिए, किसका, कब का प्रश्न, कब का प्रश्न, किसका प्रश्न कर दीजिए, कब का प्रश्न कर दीजिए। इसमें सिंपल सा आपको क्या मिल जाएगा, सिंपल सा आपको एक अदर मिल जाएगा। चलिए देखिए, कब का प्रश्न करने पर कैसे मिलेगा अदर हमें, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझा देता हूं, ठीक है। जैसे नंबर 3, गीता आज रोटी बनाती है, गीता आज रोटी बनाती है। तो देखो, सब्जेक्ट निकालेंगे कब, सब्जेक्ट निकालने के लिए कौन लगाएंगे, कौन प्लस वर्ब, कौन है, बनाती है, बनाती है, कौन बनाती है, गीता, सब्जेक्ट आ गया। ती है, ती है क्या आ गया, एच बी आ गई, लास्ट में आती है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद बनाना, एम बी आ गई, क्योंकि जहां हेल्पिंग वर्ब होगी उससे पहले आपको एम बी मिलेगी। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में क्या, क्या बनाती है, क्या बनाती है, रोटी, क्या बनाती है, रोटी, ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। इसके बाद में एक सिंपल सिंपल सा क्या रह गया, अदर। अदर में हमने बोला आपको कब क्या लगाना है, कब प्लस वर्ब, प्लस वर्ब, कब लगा दो, कब बनाती है, आज, कब बनाती है, आज, कब बनाती है, अभी, कब बनाती है, कल, कब बनाती थी, परसों, ठीक है। जैसा भी हो, टाइमिंग उसमें निकल आता है लगभग। अदर में लगभग, अदर में लगभग क्या आता है, अदर में सबसे ज्यादा टाइम आता है, क्या आता है, टाइमिंग सबसे ज्यादा क्या आती है, टाइमिंग, आज, कल, परसों, तरसों, 2 दिन पहले, 4 दिन पहले, पिछले साल, ठीक है। ऐसा अदर में लगभग आ जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, ये हमने निकाल दिया अदर। अब बताइए किस किस को छांटना नहीं आएगा। मुझे नहीं लगता कि आपको सेंटेंस में उसके पार्ट्स को निकालना नहीं आएगा। अगर आपको उसके पार्ट्स निकालने आ गए तो मैं आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, कमेंट करिए। मंजू देवी, हाय, उम्मीद करूंगा आप अच्छे होंगे इस समय पे, ठीक है। मैं आपको बता दूं, अगर आपने इसको छांट लिया डेफिनेटली आपने इनको बना लिया। तो ये तो था हमारा बेसिकली स्ट्रक्चर, बेसिकली स्ट्रक्चर जो कॉमन है। अब हमें बदलना क्या है, बदलना बस इतना है कि क्या बदलना है, मैं आपको एक
नए उस पर बता देता हूँ पैरा पे, ठीक है। बदलना क्या है आपको, सिंपल सिंपल साइज पूरे फॉर्मूले में जो आपको बदलना है, पूरे फॉर्मूले में जो आपको बदलना है वो HB और MB, HB और आपको जो बदलनी है वो है MB, बस इतनी ही बदलनी है। HB और MB आपको सब्जेक्ट के अनुसार लगानी है। किसके अनुसार लगानी है दोनों, ये आपको सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार लगानी है। टेंस मतलब किस समय का काल है, मतलब किस समय का टेंस है, और प्लस कौन सा सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग आपको HB और MB लगानी पड़ती है। HB में आपको सिंपल सिंपल सा मैंने पिछले उसमें बता भी दिया है सेशन में कि HB क्या होती है, टेंस क्या होता है, MB क्या होती है, ठीक है, सब कुछ क्लियर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर HB और MB इन दोनों को ही चेंज करना पड़ता है 12 सेंटेंसेस में। किसमें, 12 सेंटेंसेस में। अगर ये आपको चेंज करनी आ गई, सिर्फ दो ही बदलनी आ गई, तो सभी फॉर्मूले एक जैसे हैं। अब बस इतना होता है कि किसी वाक्य को पॉजिटिव बनाना पड़ जाता है, किसी वाक्य को नेगेटिव बनाना पड़ जाता है, किसी वाक्य को इंटरोगेटिव, किसी वाक्य को आपको जो है इंपरेटिव। देखो मैं कैसे बदलता हूं एक ही में। मैंने लिखा यहां पर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब HB, ठीक है, प्लस MB प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो बदलना कैसे, कोई वाक्य इंपरेटिव बनाना है, कोई वाक्य इंपरेटिव बनाना है, तो इंपरेटिव बनाने वाला वाक्य किससे शुरू हो जाता है, कभी कभी तो वाक्य HB से शुरू हो जाता है, ठीक है, डू नॉट या डज नॉट से शुरू हो जाता है, ठीक। अच्छा चलिए, कभी कभी वाक्य MB से शुरू हो जाता है, तो यहां से आगे का हिस्सा हटा दिया, सिर्फ MB से स्टार्ट कर दिया, ओपन द डोर किससे स्टार्ट कर दिया, MB से स्टार्ट कर दिया। बदला क्या, सिर्फ फॉर्मूला, कहीं पर तो B1 लग जाती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कहीं वर्ब की सेकंड फॉर्म, कहीं वर्ब की थर्ड फॉर्म, कहीं वर्ब की फोर्थ फॉर्म, कहीं वर्ब की फिफ्थ फॉर्म में लग जाती है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। ऐसे ही आपका हेल्पिंग वर्ब है, कहीं पर इज लग जाती है, कहीं पर आर लग जाती है, कहीं पर एम लग जाती है, कहीं पर वॉज लग जाती है, कहीं पर वर लग जाती है। सिर्फ और सिर्फ टेंस की अकॉर्डिंग, सेंटेंस की अकॉर्डिंग हमको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब बदलनी पड़ती हैं। बाकी हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी जगह रहता है, बाकी हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी अपनी ही जगह रहता है, बाकी हमारा जो अदर होता है वह भी अपनी जगह होता है। बस इन दो ही चीजों में बदलाव करके 12 तरीके के सेंटेंस हम समझ सकते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य कुल मिलाकर के आपको यह है कि एक फॉर्मूले को छांटने के लिए सबसे पहले सेंटेंस को लिखें आप, उसके बाद उसको छांट लें। छांटने के बाद बनाना बहुत आसान है। कैसे बना पाओगे मैं आपको नेक्स्ट जो सीरीज लेकर के आऊंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन आपको छांटना आना चाहिए। अगर आपने नहीं लिखा है तो क्लास को दोबारा देख करके लिख लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्वेरी देख लेता हूँ अगर किसी की होती है तो, ठीक है। हाँ, तो चलिए, अब यहां तक हमारा कंप्लीटली हो गया। एक बार मैं आपको शॉर्ट में 2 मिनट में रिवाइज कर देता हूं, इसके बाद आपको कंफर्म समझ में आ जाएगा। बस रिवाइज करना है, इसके बाद हमारा सेशन जो है कंप्लीट होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे सेंटेंस को एक बार रिवाइज कर देता हूँ। सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंसेस। यहाँ पर मैंने आपको बताया सेंटेंसेस कितने टाइप्स के होते हैं, 12 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। इसमें आपको एक तो हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है और एक आपको मेन वर्ब देखने को मिलती है, जो कि पूरे सेंटेंस को लीड करती हैं। क्या करती हैं, पूरे सेंटेंस को लीड करती हैं। हेल्पिंग वर्ब, इसको सहायक क्रिया के रूप में हम देखेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ठीक है। और मेन वर्ब जिसको हम मुख्य क्रिया के रूप में देखेंगे, मुख्य क्रिया। दूसरा, HB प्लस MB, इन दोनों को मिला करके ही सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा, सेंटेंस। अब आप समझ लीजिए, अगर किसी वाक्य में MB नहीं है तो वो वाक्य सेंटेंस नहीं होगा। जैसे ही ईट्स द फूड, इस वाक्य में क्या है, MB, MB है, लेकिन कौन सी MB है, ये जो MB है वो एक्शन वर्ब है। कौन सी है, एक्शन वर्ब, एक्शन। ये जो एक्शन वर्ब है ईट्स, ये MB हो गई। अगर MB किसी वाक्य में नहीं आएगी तो वो वाक्य क्या होगा, वाक्य नहीं होगा, वो टेंस होगा। हो सकता है इसमें देखो HB नहीं आ रही है, इसमें HB नहीं आ रही, लेकिन HB इसमें S है। क्या है HB, SHB है इसमें, जो कि हमने जोड़ी है यहां से, ठीक है, एक प्रकार से। तो ये आपका हो गया यहाँ पर पार्टिकुलरली पहचान कि आपको यहाँ पर एक्शन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों को मिलाकर के ही सेंटेंस को बनाना है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, कोई क्वेरी आपकी, आपकी कोई क्वेरी है तो बताइए फटाफट। चलिए,
कैसा लगा है आपको सेशन आज का? मुझे लगता है आपको सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। क्या बनाने आ गए होंगे? सेंटेंस बनाने आने से मतलब मेरा ये है कि आज का हमारा जो क्लास का मोटिव था वो बेसिकली आपको फॉर्मूला समझा करके, क्या समझा के? फॉर्मूला समझा करके जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को समझा दिया। स्ट्रक्चर आपका ये हो गया। इसके बाद में आपको वर्ब समझा दी। वर्ब के बाद में आपको हमने हेल्पिंग वर्ब भी समझा दी है, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब भी समझा दी। और हमारा मोटिव था, आपको सबसे खास मोटिव जो था वो टेंस क्या होता है ये समझाने का मोटिव था। सबसे खास मोटिव हमारा आज का सेशन हमारा इसी पे डिपेंड है कि टेंस क्या होता है, मतलब सेंटेंस क्या होता है। ये आपको समझ लिया कि सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट सेंस बताने वाला सेंटेंस होता है, या उसमें कोई स्टेटमेंट या कोई क्वेश्चन दिया हुआ हो। और सेंटेंस बनता कब है? जब ही बनता है जब उस वाक्य में सब्जेक्ट प्लस एचबी और प्लस एमबी का एग्जिस्टेंस हो। अगर सिर्फ एमबी आ रही है, एचबी नहीं आ रही है, तब भी वो टेंस हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है। क्या हो सकता है? सेंटेंस हो सकता है। लेकिन अगर एचबी आ रही है और एमबी नहीं आ रही है तो वो टेंस होगा। बस इतना आपको ये याद रखना है इसमें, ठीक है? इसके बाद में आपको सीधा सा 12 तरीके के सेंटेंस होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब क्या होती है आपको बता ही दिया। मेन है फॉर्मूला। जिस बच्चे ने ये फॉर्मूला बनाना और इस फॉर्मूले के आधार पर छांटना सीख लिया सब्जेक्ट में से, वो बच्चा टैलेंटेड बन गया। वो बच्चा ग्रामर को आराम से कवर कर लेगा। अगला जो सेशन हमारा आने वाला है उसमें हम सबसे पहला टेंस करने वाले हैं। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बारीकी से करें। किसको करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम बोलते हैं सामान्य वर्तमान सॉरी काल। सामान्य वर्तमान काल, ये किसको बोलते हैं हम? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बारीकी से समझाएंगे। हर टेंस को आपको उसके पॉजिटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव, उसके सारे स्ट्रक्चर, फॉर्मूले सब कुछ लिखवाएंगे। आपको बस हमारे सेशन में हमारे साथ जुड़ना है। आपको अगर एक एक टेंस सेंटेंस को बारीकी से सीखना है तो आज ही हमारे चैनल टुवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम आपको एक बात बता दें कि यहाँ पर हमारी 6 to 7 PM क्लासेस डेली लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेकर के आएंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हम 12 सेंटेंसेस को 1 by 1 कवर करेंगे। हमारे लिए और आपके लिए टुवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी जो चैनल है वो एकदम बेनिफिशियल साबित होगा, बहुत अच्छा साबित होगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बस आपकी कमेंट अगर कोई है तो पढ़ लेता हूँ और इसके बाद में हम सेशन जो वो यहीं पर फिनिश करेंगे। ओके, आज की क्लास हमारी आदित्य जी ने ली है और मंजू, इन लोगों ने हमारी क्लास को अटेंड किया है। बाकी आए भी हैं और चले भी गए हैं छोड़ करके। आप लोगों ने ज्वाइन भी किया, आप लोगों ने समझा भी है, अच्छी बात है, ठीक है? और इस चीज़ को समझते भी रहिएगा, इस चीज़ को और अच्छे से करते भी रहिएगा। बाकी आज के लिए हम अपना सेशन यहीं पर क्लोज करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में अगली बार।